हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वन नेशन एंड वन इलेक्शन। अभी आपने पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से आप वन नेशन एंड वन इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन सुन रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रो कॉन्स एंड अमेंडमेंट्स को और इसको अच्छे से समझेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये किस तरीके से काम करेगा और क्या ये इंडिया के फ्यूचर के लिए सही रहेगा या नहीं। तो इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई कहाँ से अभी रिसेंटली, उसका रीजन ये है कि दो फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने गए। जो ज्वाइंट कमेटी किस पे बनी हुई है, वन नेशन एंड वन इलेक्शन के ऊपर जो डिस्कशन चल रही है, ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, उसके पास टू फॉर्मर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए और उन्होंने इस पे डिस्कस किया कि ये जो इलेक्शन, ये जिस पे डिस्कस चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो ये वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसको ये वायलेट नहीं करता है। लेकिन उन्होंने ये भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि ईसीआई को बिना किसी ओवरसाइट क्लॉज के इतना ज्यादा पावर देना एक तरीके से उनके लिए रिस्क है, थ्रेट है। ये एक कहना है दोनों सीजीआई का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इसका मतलब यही है कि तो पूरे इंडिया के अंदर चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो चाहे स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो, सभी को क्या कराया जाएगा, एक साथ कराया जाएगा। इस पर डिस्कस चल रहा है। अगर हम जाने कि क्या पास्ट में भी ऐसा इंडिया के आजादी के बाद क्या ऐसा हुआ है क्या कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं, तो हाँ जी हुए हैं। 1967 तक ये इलेक्शंस हुए हैं। इवन 1952, 1957, 1962 एंड 1967, इन सभी टाइम्स में लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस एक साथ ही हुए थे। अच्छा, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का साइकिल है, ये डिसरप्ट हुआ 1968 और 1969 में। ठीक है, इवन आपका देखोगे लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा प्री मैच्योरली 1970 में ही। ठीक है, फिर इलेक्शन कब हुआ, 1971 में। यानी इस तरीके से अगर आप देखो कि 1968 के बाद से लेकर कंप्लीटली एक तरीके से साइमल्टेनियस जो इलेक्शन साइकिल है वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर वो कभी एक साथ हो ही नहीं पाया। तो उसी के लिए कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखकर ही इस पे डिस्कशन हो रहा है। और गोविंद पैनल यानी राम कोविंद पैनल, जो राम हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके पैनल, उनके ग्रुप कमेटी, उनके नाम पे कमेटी बनाकर वन नेशन वन इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। यानी सितंबर 2023 को यूनियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी कमेटी, जिसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और इस इनिशिएटिव पे डिस्कस कर रहे हैं। मेंबर कौन कौन है इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेंबर आपके रामनाथ कोविंद तो आपके चेयर पर हो गए है ना। फिर अमित शाह है, फॉर्मर लीडर ऑफ ओपोजिशन आपके थे गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन थे एनके सिंह, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सिंह कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजीव कोठारी। ये सभी लोग इसकी क्या है, कमेटी के मेंबर्स हैं। अच्छा, इन अब जो रिकमेंडेशन कोविड पैनल रिपोर्ट में दी गई है वन नेशन वन इलेक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। लगभग 15 अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, उसमें कुछ न्यू प्रोविजंस और एग्जिस्टिंग वंस को मॉडिफाइड करने की यानी कुछ बदलाव करने की कोशिश, मतलब बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शंस को क्या करना, लागू करना है तो। और दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के थ्रू ही ये लागू हो पाएंगे। 15 अमेंडमेंट्स, ठीक है, जिसमें कि आपके कुछ नए प्रोविजंस भी जोड़े जा रहे हैं और कुछ पुराने वालों को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट बिल को जानेंगे एंड फिर प्रो कॉन्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये कहता है कि जो भी इलेक्शन होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, ठीक है, उसके बारे में उसके प्रोसीजर्स किस तरीके से होंगे उस पर एक तरीके से डिस्कस किया गया है। ठीक है, पूरा उस पर बताया गया है। और ये जो बिल होगा, पैसेज ऑफ द बिल, दैट मीन्स ये बिल जो पास होगा बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्ट के भी पास हो सकता है इजीली। ठीक है, कोई इसमें आपको रेटिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है स्टेट असेंबली से, डायरेक्ट इसको हम पास करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस ऑफ इस जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल है इसके प्रोविजंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 82A ये क्या कहता है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा स्टेट असेंबली के, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। अच्छा, अब जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अगर 82A1 को देखोगे आप कि जब जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा की इलेक्शन,
और जब पहली मीटिंग होगी, जब प्रेसिडेंट इश्यू करेंगे नोटिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस का, वो अपॉइंटेड डेट होगी। मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल सी बात है कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होगा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट पहली बार जब फर्स्ट सिटिंग होगी, वही क्या होगी, आपकी अपॉइंटेड डेट होगी। यानी वहां से अब आपका 5 साल शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? और किसके लिए? दोनों के लिए, लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए भी, दोनों के लिए ही ये लागू हो जाएगा। ठीक। अगर हम आर्टिकल 82(a)(2) के हिसाब से डिस्कस करें, इसमें क्या कहा, प्रोविजन दिए गए हैं। इसमें ये कहता है कि सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, ये सभी उसी के हिसाब से काम करेंगे, और जो एक्सपायर्ड भी होंगे वो भी उसी हिसाब से होंगे। यानी एक्सपायरेशन ऑफ द फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, तभी तक अब वो एक साथ क्या हो जाएंगे, मतलब यानी सिंपल सी बात है कि जो अपॉइंटेड डेट होगी ना, और जो एक्सपायरी डेट होगी, इस सभी में सभी के इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आ जाएगा कि देखो, अगर मान लो अपॉइंटेड डेट को आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हो गए वो भी इस दिन से चालू हो गए, तो भाई 5 साल इनका भी चालू, 5 साल इनका भी चालू। कुछ स्टेट्स में वो इलेक्शन हो नहीं पाए, तो प्रेसिडेंट से कह के उसको क्या गया, आगे बढ़ा दिया जाएगा। बट ध्यान रहे कि वो अपॉइंटेड डेट हो चुकी है, अब जो आगे बढ़ाया जाएगा ना, तो वो एक्सपायरी डेट तक ही रहेगा। मतलब जो एक्सपायरी डेट इसका है, जो एक्सपायरी डेट इसका है, वो एक्सपायरी डेट इसका ही भी होगा। ठीक है। यानी तीनों का एक्सपायरी डेट क्या होगा, सेम होगा। बेशक यहाँ पे इलेक्शन थोड़ा लेट हुआ है, हो सकता है इनको 4.5 साल ही मिले, लेकिन एक्सपायरी डेट तीनों का ही सेम होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम एक साथ फिर से इलेक्शन कराया जा सके। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज है। अगर हम देखें कि जो आर्टिकल 327 में भी चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन में लोकसभा और स्टेट असेंबली डिसॉल्व अर्ली। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखने वाली बात यह है, इस केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी अगर आपका मान लो अनएक्सपायर्ड टर्म होगा, अनएक्सपायर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मान लो कि इलेक्शन हुआ, अब उसके बाद क्या होगी कि वो डिसॉल्व होगी, लोकसभा जो होगी डिसॉल्व हो गई, या आपका स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब 2.5 साल पे ही हो गया। अब 2.5 साल बचे हुए, तो क्या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो कितने साल के लिए बनेगी, वो क्या 5 साल के लिए बनेगी? नहीं, वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए बनेगी, मतलब वो 2.5 साल के लिए ही बनेगी। फिर 5 साल के, फिर 2.5 साल के बाद फिर से पूरा इलेक्शन होगा। ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें हैं। और कुछ अमेंडमेंट यूनियन टेरिटरी लॉ में भी हमें करना पड़ेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। वो कौन कौन से आपके एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, थोड़ा सा हम सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी जान लेते हैं, देन फिर प्रो एंड कॉन्स पर समझेंगे। ये तो बेसिकली हम फैक्ट ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर से मतलब एक तरीके से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। लिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से क्या कराना पड़ेगा, रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आपको रेटिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोविजन ऑफ बिल में जोड़े गए कुछ, जैसे न्यू आर्टिकल 324A जोड़ा गया है। इसमें क्या बात करी जा रही है कि these articles would enable parliament to legislate ensuring that municipal and पंचायत इलेक्शन coincide with general elections। मतलब म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस भी क्या होंगे, एक साथ ही होंगे जनरल इलेक्शंस के, लोकसभा और स्टेट असेंबली के। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि 325(2) में अगर आप देखो, न्यू जो सब क्लॉज जोड़ा गया है, उसमें ये क्या कहा गया है, देखो ध्यान दो, जो SIR कराया जा रहा है ना बिहार में, ठीक है, उसी के हिसाब से देखो, सिंगल इलेक्टोरल रोल, चाहे वो टेरिटोरियल किसी भी, फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, फॉर इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, वो क्या होगा, सिंगल ही होगा। ये नहीं कि लोकसभा के लिए अलग सिंगल इलेक्टोरल रोल बन रहा है और स्टेट असेंबली के लिए अलग, पंचायत के लिए अलग, नहीं, सिंगल ही, एक ही यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल इलेक्टोरल रोल विल बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शंस कमीशन इन कंसल्टेड में स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल ही यूज होगा। आपके कई, जैसे आप देखो लोकसभा में जब वोट देते हो ना जनरली आप, तो वहां पे जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें कई लोग के नाम होते हैं, लेकिन स्टेट असेंबली में नाम नहीं होते। ये भी आपने नोटिस किया होगा। इवन मेरा खुद का स्टेट असेंबली में मेरा नाम नहीं है, लेकिन लोकसभा वाले में मेरा नाम है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंगल इलेक्टोरल रोल में सिर्फ ये हो जाएगा कि कहीं अगर आपका लोकसभा का होगा तो भी, स्टेट असेंबली का होगा तो भी, चाहे आपका पंचायत का होगा, म्युनिसिपैलिटी का होगा, तब भी आपका क्या होगा, सेम ही इलेक्टोरल रोल
यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर है। ठीक, अब थोड़ा सा फैक्ट हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम एक इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों ये लाने की बात करी जा रही है, फेवर में क्या क्या चीजें आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शंस के। देखो, फाइनेंशियल सेविंग फॉर द स्टेट, सिंपल सी बात है, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब उस खर्चे से बचेंगे, जैसे बार बार इलेक्शंस होते हैं, जैसे हर टाइम इलेक्शन ही चल रहे हैं, तो एक्सपेंसेस तो लग रहे हैं ना। जैसे अगर आप देखो 2014 में लोकसभा इलेक्शन में 3870 करोड़ का खर्च हुआ था। 2015 के बिहार इलेक्शन में 300 करोड़ खर्च हुए थे। और ईसीआई एस्टिमेट करता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस में कितना खर्च आएगा, 4500 करोड़ का। मतलब आप देखो कि 2014 में 3870 और 300, यानी आप लगभग कितना 4170, यानी 4770 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सिर्फ दो, एक लोकसभा का और एक स्टेट का जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो ईसीआई जो एस्टिमेट कर पा रहा है कि 4500 करोड़ ही खर्च होंगे, मतलब कितना बचेगा। मैं हर स्टेट का जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना, एवरेज भी अगर 300 के हिसाब से भी जोड़ दिया जाए, तो अगर आपका 28 स्टेट्स में ही जोड़ दिया जाए, 28 स्टेट्स का जोड़ लिया जाए 300 के हिसाब से, तो आप सोच लो कितना बढ़ जा रहा है, कितना कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ये एक्सपेंसेस से बचेंगे हम। ठीक है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब एक साथ सभी इलेक्शन हो रहे होंगे, तो जो खर्चे होंगे वो भी क्या होंगे, एक तरीके से बचेंगे, है ना। और एक वेल मैनेजमेंट होके एक अच्छे से इलेक्शंस में अपना जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूज किया जा सकता है। शॉर्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरेशन, देखो जब इलेक्शंस होते हैं ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, जैसे कोई नया पॉलिसीज नया काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो सारे काम रुक जाते हैं, जब वो सारे काम रुक जाते हैं तो उससे नुकसान किसका होता है, पब्लिक का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, इकोनॉमी एक तरीके से बैठ जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए इससे क्या हो जाएगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। फिर शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इलेक्शन टू गवर्नेंस। अब इसके बाद क्या होगा कि जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है उस टाइम पे सिर्फ सभी लोग इलेक्शंस पे डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद सभी लोग क्या गवर्नेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि अब क्या इलेक्शन तो होंगे नहीं अगले 5 साल तक। जब इलेक्शन अगले 5 साल तक नहीं होंगे तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब वो गवर्नेंस के ऊपर काम करेंगे, उनको अब इलेक्शन का डर नहीं रहेगा, तो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की तरह काम करने जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उल्टे सीधे जो लोग बोलते हैं वो कम हो जाएगा, और एक डिलीवरी जो होगी एसेंशियल सर्विस की वो इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बूस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब देखो जब एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे तो एफिशिएंसी भी क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हो गए, जो स्टेट मशीनरी होगी, जो इलेक्शंस में एक तरीके से काम करने के लिए हर बार हर दूसरे दिन इलेक्शंस में लगे हुए थे, उससे वो बचेंगे और वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे पॉलिसीज को लेकर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको लेकर। ठीक है, और क्या क्या चीजें, इनहेंस इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस होगी, जब एक टाइम मतलब अब एक टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी, ठीक है, इलेक्शन हो गए, देन आफ्टर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार इलेक्शन में तो नहीं यूज किया जाएगा ना, उनको फिर अपने काम के लिए यूज किया जाएगा, जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इनका यूज किया जाएगा। डिक्रीज ब्लैक मनी यूजेज। अब ब्लैक मनी यूजेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उससे भी एक तरीके से क्या होंगे, बचेंगे। कैसे बचेंगे, जब 5 साल पे इलेक्शन होंगे, अब देखो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अब हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे होते हैं। अब जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ब्लैक मनी का यूजेज भी होगा। अब इससे क्या हो जाएगा, जब एक ही बार इलेक्शन होगा 5 साल तक तो आप ब्लैक मनी का केस ही नहीं आएगा ना वैसा कुछ। अब उससे भी क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी फिर आप इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे, हो सकता है कहीं पकड़े भी जा सकते हैं। लेस पॉपुलिस्ट मेजर्स। अब इससे क्या हो जाएगा, लेस पॉपुलिस्ट मेजर्स का मतलब कि जो आप कि भाई हमें मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या करना है, खुश करना है, वो अलग केस नहीं होगा। आप वो काम करोगे जिससे कि गवर्नेंस क्या होगा, इफेक्टिव होगी। आप सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे होगे, मेजर्स नहीं ले रहे होगे, है ना। तो इससे भी एक अच्छा चांसेस बढ़ेगा गवर्नेंस का। हाई वोटर टर्नआउट। अच्छा देखो जब एक बार इलेक्शन होगा, लोगों के भी दिमाग में होगा चलो यार एक ही बार तो इलेक्शन है, एक ही बार तो देना है वोट, 5 साल तक बार बार थोड़ी ना देना है, तो सभी साथ में इलेक्शंस में वोट दे रहे होंगे, तो इससे वोटर टर्नआउट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी। और जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो अब सोशल हार्मनी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब कोई पोलराइजिंग इवेंट नहीं कराए जाएंगे,
कोई उल्टे सीधे भाषण नहीं दिए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक्स वाई जेड नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट के बेस पर नहीं किया जाएगा, रिलीजियस के बेस पर नहीं किया जाएगा, कॉम्युनल टेंशन नहीं होगा, तो सोशल हार्मनी क्या होगी, बढ़ेगी ही। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि फेवर में थे किसके, वन नेशन वन इलेक्शंस के। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो वन नेशन वन इलेक्शंस के क्या है, अगेंस्ट में, जैसे डिक्रीज अकाउंटेबिलिटी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है 5 साल पे इलेक्शंस होगा तो इसके मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसको तो ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ 5 साल तक तो हमें कुछ नहीं होगा, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से क्या हो जाएगी, घटने के चांस रहेगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगी कि यार देखो अब तो रिस्क है नहीं, 5 साल तक आराम से काम करो, मजे करो, क्या ही टेंशन है। और जब इलेक्शंस हर दूसरे दिन होते थे, जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ पर है आपका, सेंट्रल में है, अगर मान लो कि वो बिहार में जाती है, अभी इलेक्शंस बिहार में होने वाले हैं, अगर बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल पे ढंग से काम नहीं करेगी तो यहाँ पे उनको डर रहेगा ना कि यार बिहार में मुझे वोट नहीं मिलेगा, है ना, तो अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से क्या हो रही है, बढ़ बढ़ जा रही है। लेकिन वही जब 5 साल बाद ही इलेक्शंस होने हैं तो बीजेपी क्या है, कुछ मतलब एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी जो होगी वो क्या है, कुछ भी एक्शंस लेगी तो उसके अकाउंटेबिलिटी का उसको डर नहीं रहेगा। ठीक, इरोजन ऑफ फेडरल अथॉरिटी। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जिसको पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, तो जो लोकल स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज होंगे उन पे उतनी शायद बात नहीं की जाएगी, और जो रीजनल पार्टीज होंगी उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। जैसे तमिलनाडु में डीएमके होगी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी होगी, और उड़ीसा में बीजेडी होगी। ये क्या हो जाएगा, ओवर शेडो हो जाएगा, है ना, जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो उसमें ओवर शेडो हो जाएगा किसका, स्टेट इलेक्शंस का। इससे क्या होगी, जो इंपॉर्टेंस होगी वो नेशनल इलेक्शंस को ही मिल रही होगी, ना कि स्टेट इलेक्शंस को। चैलेंज फॉर रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के लिए चैलेंज हो जाएगा क्योंकि फिर उनके पास वो चांसेस नहीं रहेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि फिर नेशनल इश्यूज पर ही डिस्कशन हो रहा होगा ना, लोकल इश्यूज पर उतना डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी एक साथ इलेक्शंस हो रहे होंगे। कॉन्ट्रेरी टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अब ये थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेरी है, ये बात कही जा रही है ओपोनेंट्स के द्वारा कि अगर हम इन्फोर्स करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, सो ये क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल इलेक्शन साइकिल बना देगा और लिमिटिंग वोटर चॉइस को लिमिट कर देगा, ये कहना है ओपोनेंट्स का। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस वोटर बिहेवियर। अब जनरली क्या होता है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, राज्यसभा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि जैसे अगर आप देखो आईडीएफसी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी है वो ये बताता है 70% 77% जो होंगे ना वो एक ही पार्टी को वोट दे रहे होंगे दोनों जगह पे, लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली के अंदर भी। लेकिन जब यही अलग अलग 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहे होते हैं तो लगभग कितना ड्रॉप आ जाता है, 61% का ड्रॉप आ जाता है। हो सकता है कि स्टेट्स के इलेक्शन जब अलग हो रहे होते हैं तो उसमें एक्स पार्टी को वोट ना मिल रहा हो, लेकिन जब दोनों को साथ में हो रहा है तो एक्स पार्टी को ही दोनों में वोट मिल जा रहा है ना, लोकसभा के अंदर भी और स्टेट असेंबली के अंदर भी, ये भी डिस्कशन चलता है। ठीक, और क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क। अब जैसे हमने बात करी कि इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे क्या, वहां पे तो फिर अब जब इलेक्शन में सारी क्या होगी, जो आर्मी होगी, जो डिफेंस होगा, वो फोर्सेस होंगी, वो किस पे लगी होंगी, वो इलेक्शंस कराने में लगी होगी, उससे क्या होगा, एक तरीके से इलेक्शन के टाइम पर इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। इंटरफेरेंस विद डेमोक्रेटिक विल। अब यहाँ पे कहने का मतलब जो ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, जो करंट इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रहा है, कैसे रेगुलर इलेक्शंस कराकर सिटीजन्स को अलाउ कर रहा है कि वो अपने प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करेंगे बाय थ्रू वोटिंग, है ना। बट अगर आप देखो एक साथ करा दोगे तो वो चांसेस नहीं रहेंगे, वो अपना, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अच्छा चलो ठीक है इसको वोट दे रहे हैं तो इसको भी वोट दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत है नहीं। हैसेंड लेजिस्लेशन, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि अब एक तरीके से जो पब्लिक स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 साल डायरेक्ट 5 साल मिल जा रहा है ना सबको, सब स्टेट असेंबली वालों को भी और लोकसभा के जो इलेक्शन विन किए हुए हैं उनको 5 साल का मिल जा रहा है, तो पब्लिक स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, वो फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रेशर उस तरीके से नहीं हो पाए बन पाएगा ना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वायबिलिटी, अब देखो इम्प्लीमेंट जब कर देंगे वन नेशन वन इलेक्शंस को तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसकी जो फिजिबिलिटी है वो एक तरीके से उस पर क्वेश्चन रेज होने लगेंगे। फेलियर ऑफ सिमिलर अटेम्प्ट्स, अब देखो ऐसा क्या है कि पहले भी ये ट्राई किया गया है कि इलेक्शंस
कराया जाए, बट लोकल लेवल पे ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस एम्बिशियस प्लान का फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अगेंस्ट में है, वन नेशन वन इलेक्शंस के। बट अगर बोलूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर हम देखें कि वन नेशन वन इलेक्शंस के बेस पर जितने पॉइंट्स कहे गए उसमें कुछ तो ठीक है, ऑथेंटिक है, बट जो प्रो वाले हैं ना, फेवर वाले हैं, वो ज्यादा बैलेंसिंग है ना। तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक साथ कराए जाए तो बेटर रहेगा, गवर्नमेंट के लिए भी आसानी रहेगी क्योंकि वो गवर्नेंस के ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि वन नेशन इलेक्शन प्रपोजल ये देता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल सेविंग से बचेंगे, एफिशिएंट गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, और बहुत सारे जो इनिशिएटिव है लाइक रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, इस पे भी एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से अगर आप देखो, जब हम इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं वन वोटर वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी के ऊपर एक तरीके से कंसर्न रेज करेगा। बट ये उतना बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर भी एक्टिव तो पार्टिसिपेशन होगा ना, प्रेशर ग्रुप से लेकर कोई भी सरकार, 5 साल के बाद तो आप आओगे ही ना फिर से मैदान में, और जब वापस आओगे तो फिर हम देख लेंगे तुमको, है ना, पब्लिक देख लेगी अगर आपने सही से काम नहीं किया तो। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, समझ लो ना बात को। तो हमें इसको क्या है कि बैलेंसिंग द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ दिस प्रपोजल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे इसके वन नेशन वन इलेक्शन के, और जो चैलेंजेस हैं, इसको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया का जो फ्यूचर इलेक्टोरल लैंडस्केप है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्रुशियल हो जाए, ठीक है। ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बैलेंस होके चले, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू।